नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कल पढ़ाया आपको हाई कोर्ट। आज जो हमारा टॉपिक है जिला न्यायालय, सशस्त्र न्यायालय, जो भी कहना है कह लो या अधीनस्थ न्यायालय कहना, जो भी कहना है तुम कह सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी आज़ादी है ना। हमने तुमको इतना अधिकार दे दिया। ठीक है, चलिए आज की बात जो है चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे इसकी आकृति क्या है, इतिहास क्या है, क्यों जरूरत है और ये कितना आम नागरिक के लिए बेनिफिशियल है। क्या वाकई में जो हमारे संविधान वेत्ताओं ने स्वरूप तैयार किया था आम नागरिक के लिए, क्या उस आधार पे कहीं ना कहीं हमारा देश चल रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्यार। और दूसरी बात कि बीच में कंटिन्यूटी भी टूट गई, तभी आप लोग बने रहे चैनल पे ना। मतलब एक विश्वास बढ़ाता है कि आप में जो कर रहा था, ये जो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो बच्चों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरी मेहनत समझ में आ रही है। और मैं फिर से कहूँगा कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना सनम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना सनम, जो तुम हाँ कह दो तो सब कुछ है यार। समझ रहे हो? तो फिर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ चाहिए और ऐसे ही चलते रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पूरी सफलता में मैं अपना हस्तक्षेप करूं। हस्तक्षेप का मतलब कि अपना योगदान दे सकूं तुम्हारी पढ़ाई में। चलिए आइए देखते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कैसी लगी शायरी, कमेंट करके जरूर बताना भाई ना, अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। पहले तो देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। जैसा कि कल हमने बताया कि हमारे यहाँ पे जो भारत है कैसा है, फेडरल है, यानी संघीय व्यवस्था है। चलिए आइए देखते हैं। तो फेडरल हमने कहा था, तो फेडरल का मतलब जब भी कहें तो दिमाग में लगाना कि तुरंत बिठा लेना केंद्र, केंद्र के बाद क्या आएगा, राज्य आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, जिला आएगा। ठीक है, इतनी बात। और अगर ये तो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आ गया। अगर हम जुडिशियल सिस्टम में कहें या न्यायिक व्यवस्था में कह लें तो फिर दिमाग लगाना, केंद्र बराबर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, राज्य बराबर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, और जो जिला बराबर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, OR लिख लो ना। ठीक है, इंग्लिश वाले भैया समझ जाओ, आती नहीं है। ठीक है, उसके बाद इतनी बात समझ में, फेडरल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो एक प्रमुख है, हम फिर कहेंगे एग्जाम्पल ले लो अपने घर का। मैंने एक दिन कहा था ना कि मैं हरदम तुम लोगों को यही समझाता हूँ कि कभी भी कुछ भी समझना है, अपने परिवार को उठा लो, अपने परिवार को समझ लो, तुम पूरी दुनिया पे राज करोगे। ये मेरा एक मूल मंत्र है। अगर तुमने अपने परिवार को, खुद को समेट लिया तो गारंटी दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में तुम राज करोगे एक दिन। समझते हैं? चलो, घर का मुखिया कौन होता है, पापा होते। तो हमने कहा हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है उसका मुखिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। पापा की बात कौन आता है, मम्मी आती है। तो हमने कहा हाई कोर्ट क्या है, मम्मी है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये तुम्हारे भाई बहन है। समझ रहे हो, जो तुमसे बड़े हैं, छोटे वाले नहीं, जो तुमसे बड़े, क्योंकि घर में तुम सबसे छोटे। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं, मेरे यहाँ पे 5 लोग, पापा मम्मी भाई बहन और मैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है कौन है, पापा जी हैं। उसके बाद मेरे यहाँ पे जो हाई कोर्ट है कौन है, मम्मी जी हैं। उसके बाद मेरे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कौन है, मेरी भाई और बहन है। जैसे मुझे कोई बात कहनी होती, यहाँ तक पहुंचानी होती, तो मैं क्या करता हूँ, पहले दीदी से कहता हूँ ना। और दीदी भी किससे जड़ती है, मम्मी से जड़ती है। ठीक है, और मम्मी से कहने के बाद क्या होता है, सीधा पापा के पास पहुंच जाती है। अब क्या होता है, यहां ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा था कि जब तुम्हारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन हो तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करना और कहां पहुंच जाना, हाई कोर्ट डायरेक्ट। और 32 के तहत कहां पहुंच जाना, सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही आम जीवन में भी कभी कभी देखो क्या होता है कि तुम कुछ चीजें होती है जो तुम दीदी से नहीं कह सकते, तो तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आएगी तो डायरेक्टली जाके मम्मी जोड़ दोगे ना, मम्मी जोड़ते हो ना। तो यानी कहीं ना कहीं उस समय मेरे फंडामेंटल राइट को हुआ ना हनन। उस समय मुझे कुछ चीजें जरूरत थी जो मैं दीदी से जानता था कि इनको नहीं मिल सकती, इनसे नहीं मिल सकती, तो मैं डायरेक्टली क्या गया था, हाई कोर्ट गया था, यानी मम्मी पास गया था। और कभी कभी जीवन में कुछ और ऐसी चीजें आती जो ना मम्मी से कह सकते हो, जब दीदी नहीं कर सकते तो उस समय भी कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट पापा पास जाते हो, ऐसा इनका समझा लो ना तो इनका कूट देवे। ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो, ऐसे ही पापा कहते हो ना कि इनका समझा लो ना तो इनका कूट देवे बने।
फालतू बदनामी हो ही रही इनसे, इनसे समझा दो, ऐसे कहते हो ना, वही हाल है। तो ये जो फंडामेंटल राइट के जब हमारा आम जीवन में विोलेशन होता है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, कहते ना ऐसा है इनका समझा लो। भाई सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो यही कहोगे ना कि देख लो हमारे लिए कह रहे हैं, हमको करुआ कह रहे हैं, गरुआ कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, पसेवा चमेरा वो जो भी कह रहे हैं, या कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। देखो मेरा एग्जाम्पल समझाना भैया, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, मैं किसी भी इंडिविजुअल का विरोधी नहीं हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अपने ऊपर कोई ना लेना, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो समझ में आया ना, तो ये पावर है। तो हमने कहा एक एग्जाम्पल दिया अपने परिवार का, उसी तरीके से तुम्हें समझा दिया, तो समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं, ये देखो एरो का मतलब समझ जाना कि ये कौन है, ये दोनों चीजें हैं इनके अधीन है, और ये चीज जो है इनके अधीन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा गया, क्योंकि जो जिला न्यायालय होता है उसको अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा गया क्योंकि वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो राज्य न्यायालय होता है, जो राज्य का प्रमुख यानी उच्च न्यायालय होता है, उसके अधीन आता है। और कल ही मैंने बताया था तुमको, जो राज्य न्यायालय होता है उसके अधीन कौन सा आता, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, जिला न्यायालय आता है। तो ठीक है, समझ में आया इतनी बात। ये इसको अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा गया। अगर तुमसे बाई चांस एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं, ये जो तुम्हारे ज्ञानी बनते हैं जैसे खानदान वाले होते हैं, जैसे तुम्हारे पड़ोसी हो गए, दो चार लड़के, जो क्या होता है ना, कभी कभी जाके कहीं क्लास कर रहा है तो वो पूछते हैं कि इसको अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहते हैं, होते ना इस तरह के शुतुरमुर्ग टाइप के, जो वो पूछते ना कि चलो तुम्हारा, तुम पढ़ रहे हो ना, कहेंगे तुम बहुत दिन से पढ़ रहे हो ना, चलो एक बात बताओ अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। तो जो कभी कभी जाके क्लास कराते हैं वो पूछेंगे तुमसे, तुम्हारा नॉलेज चेक करेंगे, उनको खुद कुछ नहीं आता है लेकिन वो तुमसे तुम्हारा जरूर नॉलेज चेक करेंगे। तो उनको समझा देना, ये वाली कहानी सुना देना, बता देना अखिलेश सर ने बताया था, ठीक है। हाँ, अरे क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना हमें, हाँ वही चीज है ना। तो चलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं यानी अधीनस्थ न्यायालय क्या है। अब देखो फिर बताया मैंने कि कहा जो भाग 6 है हमारा जो संविधान है, पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो है भैया, ये पार्ट 6 में बोला गया है, पार्ट 6 में क्या कहा गया है, पार्ट 6 में कहा गया है कि भाग 6 के अंतर्गत, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए देखते हैं। पहले हेडिंग आई हमारी नियुक्ति। किसकी नियुक्ति होगी, न्यायाधीश की होगी, जाहिर सी बात है कि नियुक्ति होगी। तो चलिए देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पे जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। जब राज्य का राज्यपाल करता है तो वो करता क्या है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर करता है। किसके उच्च न्यायालय के परामर्श पे करता है। यानी जो राज्य के जो जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो जिला न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल करता है नियुक्ति। किसके परामर्श पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर वो क्या करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। कंडीशन क्या है कि जो जिस भी व्यक्ति की करनी है कम से कम वो 7 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, कार्य कर चुका, इतनी बात समझ में, कर चुका हो, इतनी बात समझ में। चलो ठीक है। अब यानी नियुक्ति जो होता है, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती वो कौन करता है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते। किसके परामर्श पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पे। इतनी बात समझ में आई। और कम से कम कंडीशन क्या है, वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में यानी जो लॉयर होते हैं उनके रूप में कार्य कर चुका, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होते, भाई एक देखो, एक जिला मुख्य न्यायाधीश हुआ, उसके बाद और जो अन्य कई सारे न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति क्या होती है, तो जो एक वर्ड सुनोगे पीसीएसजे, जो पीसीएसजे होता है इसके द्वारा यह होता है। ये कौन कराता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अधीन होता है। हाँ, बताया गया है कि जो पीसीएसजे यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, पीसीएसजे के राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन जो एग्जाम होता है, जो अभी कई सारे बच्चे देते भी हैं, सुना भी होगा उनका पीसीएसजे में हो गया। तो पीसीएसजे में जो होता है उनको डायरेक्टली जिला न्यायाधीश नहीं बना दिया जाता, समझे ना, उनको क्या अन्य न्यायाधीश के बारे में बनाया जाता है। अभी बनाएंगे, उनकी पूरी स्ट्रक्चर बताते हैं, अभी तुमको उसकी पूरी स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, जो जिला न्यायाधीश है, उसको मान लो मुख्य न्यायाधीश हो गया एक जिला का, उसके बाद जो उसके नीचे कार्य करते हैं न्यायाधीश, उनके कौन नियुक्ति करता है, पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा
जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके अधीन होता है। उसके बाद उच्च न्यायालय से परामर्श पर उनको क्या बना देते थे, जज बना दिए। चलिए ठीक, अन्य न्यायाधीश बना दीजिए। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगली हेडिंग आ गई अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो मैंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन करता भाई साहब? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन करता? हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अच्छा एक बात बताओ कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण क्यों होता है? क्वेश्चन तो आना ही चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि इस पर नियंत्रण क्यों किया जाता है। भाई स्वतंत्र, हमारे यहाँ तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो देखो मैंने कहा ना कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी पापा, उसके बाद मम्मी और उसके बाद भाई बहन है। तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अच्छा एक बात बताओ, मम्मी की नजरों में या पापा की नजरों में भाई हो चाहे बहन हो चाहे तुम हो तो बराबर ही नहीं हो, तो उनके लड़का ही बिटिया ना तुम। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इन पे निरीक्षण किया करते हैं। तो समझ में आया कि जैसे मम्मी और पापा की नजरों में तुम बराबर हो, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, इन पे निरीक्षण किया करता है। अब समझ में आया कि हाईकोर्ट को जो अधीनस्थ न्यायालय का जनक, सॉरी, हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता क्यों कहा जाता है। अब समझ में आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं संरचना की, कि जो अधीनस्थ न्यायालय है इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखो इसमें आ जाए तो आ जाए। देखो सबसे बड़ी बात तो एक ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसको भैया सबऑर्डिनेट कोर्ट मानना। अब इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के दो भागों में हमने बांट दिया। एक कैसा होता है, दीवानी मामले। दीवानी मामले क्या साफ करते क्या कुछ मालिक? चलो अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऊपर वाला हम जो है इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, जगह का अभाव हो गया। ठीक है, यहां समझने की कोशिश करना, हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कहा जो संरचना के बारे में बात करनी है ना, तो चलो हमने कहा हाई कोर्ट होता है एक राज्य का। हाई कोर्ट बात कहा हमने, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय वो होता है। अब अधीनस्थ न्यायालय के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। एक तो हो गया दीवानी मामले, जिसको हम कहते हैं सिविल मामले। दीवानी मामले, दीवानी मामले। और एक कौन होता है, फौजदारी मामले। सब समझाएंगे, एकदम आराम तरीके से समझाएंगे फौजदारी मामले। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये फौजदारी मामले क्या होते हैं, दीवानी मामले क्या होते हैं, है ना? आ रहा होगा, बिल्कुल बात है। तो चलो देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये वर्ड क्या लिखा, दीवानी, दीवानी मामले। अब दीवानी से जोड़ने की कोशिश करो। जब कोई किसी के प्यार में पागल हो जाए, जब कोई किसी के प्यार में पागल हो जाए और सामने वाला पागल ना हो तुम्हारे प्यार में, तो क्या होगा, वो FIR करेगी। तो ऐसे मामलों क्या कहते हैं, दीवानी मामले। यानी विवाह संबंधित जितने भी मामले होंगे, या ये जो वो होता है ना एक दहेज प्रथा और प्रथा, ये सब दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया दीवानी मामले क्या है। जब कोई किसी के प्यार में पागल हो जाए और सामने वाला तुम्हारे प्यार में पागल ना हो, ऐसे मामलों क्या कहते हैं, दीवानी मामले। यानी विवाह संबंधित मामलों को दीवानी मामले कहते हैं। समझ में आया। चलो अगला देखते हैं, फौजदारी मामले। फौजदारी मतलब समझ रहे हो ना, लठ चल जाए एकदम घर पे मोहल्ले में, गुंडाई करके आओ यानी लड़ाई करके आओ, तो ये क्या हो गया, फौजदारी मामले। समझ रहे हो ना कि अभी जा रहे हैं इनको हम पैरा करे दे रहे हैं। हमारी भाषा, हमारे लोगों उनकी राइवली की तरफ क्या कहते हैं कि अभी जा रहे हैं इनको हम पैरा करके आ रहे हैं। पैरा मतलब क्या होता है, देखो जब धान काटे जाते हैं तो उसको पीटा नहीं जाता, मतलब पीट के धान अलग कर देते, जो बचता है उसको पैरा बोलते हैं। यानी इनका हम पीट के पैरा कर देंगे। तो वही हाल है ये फौजदारी मामले का मतलब, समझो ना, लड़ाई दंगे। दीवानी मतलब जब किसी के प्यार में कोई पागल हो जाए, सामने वाला पागल ना हो, FIR कर दे, ऐसे मामलों क्या होता है, दीवानी मामले। प्राय ये विवाह संबंधित होते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा अपना है, समझ लो। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब इसमें देखो, अच्छा इतनी बात भी देखो, हम ये थोड़ा इरेज करेंगे भाई, बाद में लिख देंगे। ठीक है, इसको इतनी बात होगी, इसको थोड़ा मजा नहीं आ रही। ठीक है, चलिए इतनी बात हुई। तो अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इनकी सुनवाई कौन करता है। तो इनकी सुनवाई भैया कौन करेगा,
इनकी सुनवाई कौन करेगा? अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक। और उसके बाद इसी में एक और कोर्ट होता है मुंसिफ अदालत, ठीक है। ये मुंसिफ अदालत क्या, देखो सब लिख दे रहे, समझा देते हैं अभी। मुंसिफ अदालत, और इसमें होगा क्या? मुख्य फौजदारी, रुक जाओ भाई, समझ में नहीं आ रहा ना, लिखने में मजा नहीं आ रही, लिखने में मजा नहीं आ रही, इरेज कर दिया जाए क्या, बताओ भाई? इरेज किया जाए इसको? चलो अच्छा, इसी में देखो, समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं आया तो समझ में आना। देखो इसमें क्या होगा, लड़ाई वाले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक है। और इसके भी नीचे क्या होता है? न्यायिक दंडाधिकारी। अभी कुछ ना समझ में आया होगा तुमको, हम बता रहे बिल्कुल ना समझ में आया होगा, तो देखो अच्छा हम ये इरेज कर दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब इतना समझने की कोशिश करो, ये दो भागों में है। अब देखो हमने कहा कि जो अधीनस्थ न्यायालय है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन होते? दीवानी मामले, और एक कौन होते? फौजदारी मामले। समझ में आया? दीवानी मामले प्राय विवाह से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित होते हैं। इसमें कहा जो ये सबॉर्डिनेट, मैंने कहा ये सबॉर्डिनेट कोर्ट का कहा का न्यायाधीश होगा, और उसके बाद एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? मुंसिफ अदालत होगी, ठीक है। यानी कि जो ये मुंसिफ अदालत होती है प्राय जो तहसील स्तर की अदालत होती है, कहते हैं तुम्हें तहसील में बुलावा आवा, तो जो तहसील में है इसी को मुंसिफ अदालत कह देते हैं। और जो जिला में होती है ये क्या होती है? ये क्या होती है? सबॉर्डिनेट, यानी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश सुनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि जब हमारे यहाँ विवाह संबंधित, दहेज प्रथा संबंधित कोई भी केस की सुनवाई होती है तो प्राथमिक, सबसे प्राथमिक कौन होती है? तहसील में सुनवाई होती है, फिर उसके बाद जिला में होने लगती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? वैसे ही जब फौजदारी के मामले होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो न्यायिक दंडाधिकारी होता है वो सुनवाई करता है। अगर इसने जजमेंट दिया, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम ऊपर चले जाओ। तो ये क्या होता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। ये कौन होता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। फौजदारी का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। एक जिला स्तर पर फौजदारी की अधिकतम जो सुनवाई कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कर सकता है, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था जो पीसीएस जे क्लियर करके आते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग से जो आते हैं वो यही सब बनते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ अदालत के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, यही बनते हैं। डायरेक्टली उनको जिला न्यायाधीश नहीं बना दिया जाता। समझ में आया? तो वही ये सब बनते, पीसीएस जो क्लियर करते हैं यही सब बना दिया जाता है, तहसील का प्रमुख, ठीक है, तो ऐसे बना दिया जाता है। अच्छा अब एक बात बता दे, तो ये जो तीनों दीवानी मामले हैं और ये जो फौजदारी मामले हैं, जो दीवानी मामले हैं और ये जो फौजदारी मामले हैं, इनकी सुनवाई अंतिम रूप से कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश करता है। कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। ध्यान से सुनना, चाहे दीवानी मामले की सुनवाई हो अंतिम रूप से कौन करेगा? जिला न्यायाधीश करेगा। फौजदारी मामले की सुनवाई जो हो अंतिम रूप से कौन करेगा? तो जिला न्यायाधीश करेगा। जब वह दीवानी मामले की सुनवाई करेगा तो दीवानी मामले का हो जाएगा, ठीक है। और जब ये जिला न्यायाधीश फौजदारी के मामले करेगा तो फौजदारी वाले मामले का जज हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों रूप से अंतिम निर्णय कौन देता है? जिला स्तर पे जिला न्यायाधीश देता है। और इनकी छोटी इकाइयां जो तहसील स्तर पे होती हैं, ठीक है, जो तहसील स्तर पे होती है, इसलिए समझने की बात करते हैं। तो संरचना समझ में आई तुम्हें? आई होप की संरचना समझ में आई। हमने सीधी सी बात कहा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं हाईकोर्ट के अधीन आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, एक फौजदारी मामले। दीवानी मामले प्राय विवाह संबंधित होते हैं, फौजदारी मतलब प्राय लड़ाई से संबंधित होते हैं। उसका विवाह जो दीवानी मामले का होगा तो उसका जो जिला स्तर पर सुनेगा वो कौन होगा? सबॉर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश होगा। जो तहसील स्तर पर सुनता है उसको मुंसिफ अदालत कहते हैं। वैसे जब फौजदारी में आ जाए तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी जो जिला स्तर पे होता है, तहसील स्तर पर न्यायिक दंडाधिकारी होता है। ठीक समझ में आया? जो पीसीएस जे के अधीन आते हैं। इतनी बात समझ में? चलो अब इसको हमने खत्म कर दिया। समझ में आया? चलिए अब आगे का देखो, आगे का देखो। ओ भाई ठंडी में साफ भी नहीं होता।
चलिए, अब हमने कहा संरचना होगी, उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सेवा प्राधिकरण 1987, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद परिवार न्यायालय, उसके बाद ग्राम न्यायालय 2008। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया, जो हम देखते हैं इन सब के बारे में जानते हैं। चलो, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसको कहते हैं NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो भी हो अपना सुन लेना, एक्सप्लेन देख लेना, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, ये क्या है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो देखो, हमारे यहां बताया गया अनुच्छेद 39(1) के तहत डीपीएसपी पहुंच जाओ भाग 4, डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत बताया नहीं गया था 39(1) के अंतर्गत कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिक को, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, किसकी, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिक को निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो किस अनुच्छेद 39(1) के तहत, तो ये बताया गया। तो ये जो अधिनियम पारित हुआ 1987 में, इसका ये इसी को लीगल बनाता है, ठीक, कानूनी बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इसी में और बताया गया कि अनुच्छेद 14(22)(1) में इन अनुच्छेदों को प्रयोग करके सभी व्यक्ति को या दोनों पक्षों को, मान लो दो पक्ष के, देखो किसी के बीच में लड़ाई होगी तो ए और बी के बीच में होगी, यानी ये ए और दो बी हैं, ये दो सदस्य कोर्ट में जाएंगे, तो इन दोनों को, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, या कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, सबको, यानी भारत का अगर नागरिक है तो उसको अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत न्याय के समक्ष समानता का अधिकार है। सबकी बात को सुना जाएगा, जो सही होगा उसी का निर्णय दिया जाए। यानी ये नहीं कोई अमीर है तो उसको अलग निर्णय दिया जाए, अलग सुविधा दी जाए, गरीब को अलग सुविधा दी जाए, ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत। ये क्या है हमारे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। समझ में आया, मौलिक अधिकार हैं, समझ में आया। प्रायः क्या हुआ, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 में संसद से पारित हो जाता है और इसको 1995 में लागू कर दिया जाता है। समझ में आया, इसको कब लागू किया जाता है भैया, तो इसको 1995 में लागू कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं। जो ये प्राधिकरण था ना, लिख लो प्राधिकरण, ठीक है। अब ये क्या है, जो परिवार न्यायालय है, ये कब हुआ, 1984 में हुआ परिवार न्यायालय। और इसमें बताया गया कि अगर मान लो ए है, मान लो देखो रमेश है, रमेश छोड़ो, चलो मान लो गोपाल है, गोपाल भी नहीं लेंगे, अच्छा रुक जाओ, बता रहे हैं कैसे लेते हैं। एक मंजनू लाल है, मंजनू लाल है, इनकी मंजनी से शादी हो गई, मंजनी से शादी हो गई। अब क्या हुआ, मंजनू के मंजनी से शादी हो गई। जब प्रारंभिक जीवन इनका तो सही चला, लेकिन कुछ क्षण बाद क्या हुआ, इन दोनों में आपस में पट नहीं रही, रोज लड़ाई दंगे और रोक कहा सुनी हुई। तो परिवार न्यायालय जो था, इसका स्थापना कर दी गई 1984 में, कि मान लो जब किसी पति और पत्नी में कुछ स्टार्टिंग में शुरुआत में ही लग रहा है कि आपस में कुछ अनबन हो रही है, तो इस परिवार न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि हो सके तो उनके परिवार को
संजो दिया जाए, यानी आपसी बातचीत के माध्यम से समेट दिया जाए। इतनी बात समझ में आई? यानी कहने मतलब है परिवार न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि जो विवाह संबंधित लोग होते हैं, जो वैवाहिक जीवन जी रहे होते हैं, उनमें आपस में तालमेल बनाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो डिवोर्स लेने जाते हैं डायरेक्टली उनको डिवोर्स नहीं दिला दिया जाता, पहले उनसे कोर्ट कहता है कि 6 महीना तक आप साथ रहें, हो सकता है आपस की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए और आप सांसारिक जीवन पुनः जिए। समझ रहे हो भाई? कोई किसी का डिवोर्स कराना नहीं चाहता है, लेकिन आजकल जो जीवन हो रहा है बड़ा बच के रहना, बड़ी दिक्कतें होती हैं इसमें, समझ रहे हो? बच के रहना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? ग्राम न्यायालय 2008 में अंतर्गत आया। ये जो ग्राम न्यायालय है जो 2008 में आया, इसमें बताया गया कि किसी भी कोई केस की सुनवाई है तो आप सबसे निचले स्तर गांव में करो। तो कहते हैं ग्राम पंचायत में हम पंचायत करेंगे अपनी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे पहले होता नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ पंचायत के सुने होगे ना, तो वही ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 में आया। तो इतनी बात समझ में, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, परिवार न्यायालय क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या, दीवानी मामले क्या, फौजदारी मामले क्या है, ग्राम पंचायत न्यायालय क्या, ग्राम पंचायत क्या, तो इस तरीके से पूरा अधीनस्थ न्यायालय। तो आई होप कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट समझ में आया होगा, हाई कोर्ट समझ में आया, अधीनस्थ न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय, तहसील व्यवस्था के जो न्यायालय होते हैं वो सब समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से कहूंगा, पूछते रहो, जितना पूछना उतना पूछो, जितना चाहिए उतना ले लो, जितना क्रॉस करना उतना पूछते रहो भाई, लेकिन अपने डाउट क्लियर करो, सिलेक्शन लो, और फिर से प्यार से कहो सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन तो होगा। कहते रहो जब तक हो ना जाए। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।